दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। और पिछले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने बात की थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें हमने दो चार बातें सीखी थी। कौन कौन सी, क्या हुआ था? पहली बात तो किस समिति की सिफारिश पर आया था? गुप्त समिति की सिफारिश पर। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो था उसकी कार्यावधि 4 वर्ष कर दी गई थी। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का हेड बना दिया गया था। मतलब बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। ठीक है, फिर उसके बाद कार्यकारिणी में 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। कौन कौन से थे 4 सदस्य? नंबर 1 फिलिप फ्रांसिस, नंबर 2 मानसन, नंबर 3 बारबेल और नंबर 4 क्लेवरिंग। ठीक है, और एक हमने और बात सीखी थी कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसमें 3 न्यायाधीश थे और एक मुख्य न्यायाधीश थे। 3 न्यायाधीश कौन कौन से थे? नंबर 1 चैम्बर्स, नंबर 2 हाइट, नंबर 3 लेमेस्टर। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा इम्फे। और इसकी स्थापना 1774 में की गई थी। ठीक है, तो अब उसके बाद आता है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट। ये कब आया था हमारा? ये आया था 1784। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं, पहले तो आप ये हेडिंग डाल दीजिएगा, इसमें सब पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक, इसमें कौन कौन सी बातें हैं? तो इसमें सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन, जब ये एक्ट लाया गया तो इसमें ब्रिटिश क्राउन ने सबसे पहले इंडिया एक्ट में पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने, लिखते चले, पहली बार ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय क्षेत्र को आधिकारिक क्षेत्र माना। मतलब कि इसमें आधिकारिक तौर पे ये कहा गया कि जो भारत का क्षेत्र है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत है। ठीक है, दूसरा इसमें क्या हुआ? दूसरा इसमें हुआ, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो पहले था ही, इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना अब ये किस लिए की गई हम बताते हैं। ठीक, देखो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। पहले अंग्रेजों का भारत पर राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं था, तो अब जब 1764 का युद्ध हुआ बक्सर का, उसके बाद राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ने लगा। अब कंपनी व्यापार भी देख रही थी, राजनीतिक हस्तक्षेप भी, राजनीतिक क्रियाकलाप भी देख रही थी। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जिसके पास दोनों अधिकार थे, व्यापारिक अधिकार भी थे और राजनैतिक अधिकार भी थे, तो इसके पास व्यापारिक अधिकार बना रहा और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनैतिक अधिकार दे दिए गए। राजनैतिक अधिकार मतलब अलग अलग कर दिया गया। राजनैतिक अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिए गए और व्यापारिक अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिए गए। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी? तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत हुई थी। ठीक, और इसमें क्या क्या बातें बताई गई थी? और पहली बात, बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर थे, इसमें हमने कल बताया था 1773 में कि इसमें 4 सदस्य होते थे। अब इसमें एक को घटा के 3 सदस्यीय कर दिया गया।
अब ये क्यों कर दिया गया? क्योंकि 4 लोग होते थे, मान लो कोई किसी डिसीजन पे हमें वोट करना है तो 2 लोग एक तरफ 2 लोग एक तरफ। अब गवर्नर जनरल कंफ्यूज हो जाता था कि हम किसकी बात माने, तो फिर इसीलिए 3 कर दिया गया। जब 3 कर दिया गया तो 2 एक तरफ होंगे, एक एक तरफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात, कंपनी में जो भ्रष्टाचार व्याप्त था उस पर प्रतिबंध लग गया। मतलब कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से प्रतिबंध, उपहार लेने से प्रतिबंध, ठीक है। तो अब कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने से प्रतिबंध। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पहली बार नियंत्रण। देखो कंपनी 1600 में बनी थी, 1600 में आई थी, लगभग 1600 में गठन हुआ था, उसके बाद 1609 में आया था उसका एक प्रतिनिधि मंडल, उसके बाद फिर आता गया, धीरे धीरे स्थापना होती गई भारत में। फिर उसके बाद लेकिन उसमें ब्रिटिश क्राउन का कोई हस्तक्षेप नहीं दिखता, कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, कंपनी अपने मन से कार्य कर रही थी क्योंकि इसको एक अधिकार प्राप्त था। अब इसी एक्ट में ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप भी देखा गया, ठीक है। इसी एक्ट में ब्रिटिश क्राउन का हस्तक्षेप देखा गया, ये प्रयोग किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है कि ब्रिटिश क्राउन का पहली बार किस अधिनियम में मतलब किस अधिनियम के तहत हस्तक्षेप किया गया, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक। अब ये हमारा हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो गया। अब इसके बाद क्या था, हम लोगों ने पहले खाका खींचा था ना, तो उसके बाद क्या था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद, उसके बाद था चार्टर एक्ट 1793। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चार्टर एक्ट 1793, ठीक। उसके बाद था हमारा चार्टर एक्ट 1793। इसको जानने से पहले हमने खाके में नहीं लिखा था, बट एक छोटा सा संशोधन किया गया था एक्ट ऑफ 1786 में। ये सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। इसमें क्या हुआ था कि जो परिषद थी उसके निर्णय को गवर्नर जनरल टाल नहीं सकता था, उसको मानना पड़ता था। लेकिन क्या हुआ, इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में निर्णय को निरस्त करने का अधिकार, निर्णय को निरस्त करने का अधिकार। ये सिर्फ समझ लो कॉर्नवालिस के लिए आ गया था। कॉर्नवालिस को भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जा रहा था, तो उसने बोला था कि अगर ये मुझे अधिकार दोगे तो हम जाएंगे, तभी ये मतलब कंपनी द्वारा ब्रिटिश क्राउन द्वारा एक्ट ऑफ 1786 लाया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793। इसमें सिर्फ एक महत्वपूर्ण बात याद करने वाली है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन, देखो ऐसे हेडिंग डालिएगा चार्टर एक्ट, उसके नीचे सब पॉइंट करके लिख लीजिएगा इस एक्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों हमारी बात मानते चलिएगा, बस ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आएगा एक्टों से तो इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ये दावा करता हूँ, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों का वेतन एवं खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाने लगा। अभी तक इंग्लैंड से दिया जा रहा था, अब क्या हुआ, वेतन एवं खर्च भारतीय राजस्व से, मतलब कंपनी वहन कर रही थी, अब भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक। सिर्फ ये महत्वपूर्ण संशोधन किया गया इसमें, और भी बहुत सारे किए गए हैं लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। और
एक ये और एक ये लिख दिएगा लिखित विधियों, लिखित विधियों की नींव, मतलब जो नियम बनाने जाने लगे वो लिखित तौर पे। ठीक, अब सिर्फ चार्टर एक्ट 1793 में इतनी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, अब आगे हमारा कौन सा था, चार्टर एक्ट 1813। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे चार्टर एक्ट 1813। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेडिंग डालिएगा, सब पॉइंट करके नीचे लिख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले ईसाई जो मिशनरियां हैं उनको आज्ञा दे दी गई। ठीक, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा। ठीक, अब ईसाई मिशनरियां आएंगी भारत में, अपने धर्म का प्रचार करेंगी। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस एक्ट में आई कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का एकाधिकार समाप्त, इसका मतलब ये हुआ कि जब कंपनी बनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तब सिर्फ उसी को अधिकार था कि पूर्वी क्षेत्र पे जाए और अपना व्यापार करे जाके। लेकिन अब 1813 एक्ट के तहत कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब चाहे जो कंपनी आएगी वो अपना व्यापार भारत में कर सकेगी, लेकिन इसको सिर्फ चीन व चाय का एकाधिकार नहीं समाप्त किया। चीन व चाय का एकाधिकार प्राप्त, समझ रहे हो, मतलब कि चीन के साथ और चाय का व्यापार अभी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है, और कोई नहीं कर सकता है, सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है चीन और चाय के साथ व्यापार। ठीक, अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात आई कि भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख का खर्च, मतलब जो गवर्नमेंट होगी हर साल भारतीय शिक्षा पर 1 लाख का खर्च करेगी। ये कोई भारतीय शिक्षा बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे थे, अपनी सुविधा के लिए कर रहे थे, क्योंकि ये अंग्रेज बाहर से मंगाते थे, इनको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ती थी। अब सोच रहे थे कि अगर भारतीय पढ़े लिखे हो जाएं तो हम इनको कम पैसों में अपना काम करा लेंगे धीरे से। ठीक है, अब इसके बाद और जो यहाँ पे कंपनियां आएंगी या व्यापारी आएंगे उनको लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसे ऐसे रखें, भारत में आकर व्यापार और बसने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस अनिवार्य। ठीक, बस इतना चार्टर एक्ट 1813 में बस इतनी बातें याद रखिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की आज्ञा दे दी गई। ठीक, कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। चीन व चाय का एकाधिकार इन्हें प्राप्त रहा। ठीक है, अभी भी इनको चीन के साथ व चाय का एकाधिकार प्राप्त था। ठीक, और भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख का खर्च कर दिया गया, मतलब बजट में भारतीय शिक्षा पर प्रतिवर्ष का 1 लाख का व्यय कर दिया गया कि अब 1 लाख रुपए हर साल भारतीय शिक्षा पर खर्च होंगे। ठीक, अब भारत में आकर व्यापार बसने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, अब बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चार्टर एक्ट 1813 पूरा हुआ। अब इसके बाद हम जानेंगे चार्टर एक्ट 1833। ठीक है, जानेंगे हम चार्टर एक्ट 1833। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हुई। 1833 सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो गई, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, बंगाल का गवर्नर जनरल
बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल कहना जाने लगा। ठीक, अब देखो धीरे धीरे केंद्रीकरण का प्रभाव बढ़ रहा है। पहले बंगाल, अब देखो इस पहले तो बंगाल का गवर्नर, अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहना जाने लगा। अब पहले क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का गवर्नर जनरल सबसे पहला कौन था, तो लिख लीजिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। अब देखो अंग्रेज धीरे धीरे सबको जीते जा रहे थे, सबको जीत रहे थे, तो अब इसी को उनका दायरा बढ़ता चला गया। पहले बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी। ठीक, अब इसके बाद जो गवर्नर जनरल की परिषद थी ना, काउंसिल, जिसमें 3 सदस्य कर दिए गए थे पिछले एक्ट में हमने पढ़ा था, है ना, 3 सदस्य कर दिए गए पिछले एक्ट में, नहीं 70 उसमें क्या पिछले में पढ़ा था कि 3 सदस्य कर दिए गए थे। अब उसमें चौथा सदस्य की नियुक्ति विधि सदस्य के द्वारा। ठीक, विधि सदस्य मतलब जो कानून की सलाह देगा, विधि सदस्य। इसको लेकिन मतदान का अधिकार नहीं था, समझ रहे हो ना, मतदान वाली प्रॉब्लम बताई थी हमने। अब इसको मतदान तो 3 ही लोग देंगे, मतदान का अधिकार नहीं था लेकिन सलाह देने का अधिकार था। ठीक, सलाह देने का अधिकार, मतदान का अधिकार नहीं, सलाह देने का अधिकार, सलाह देने का अधिकार था। ठीक, ऐसे ही हेडिंग डालिएगा, लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद इसमें क्या हुआ, इसमें विधि आयोग की स्थापना, प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई। इस अध्यक्ष कौन थे सबसे पहले इसके, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो गवर्नर जनरल परिषद की 14 सदस्य की चौथे सदस्य की नियुक्ति, विधि सदस्य, मतदान का अधिकार नहीं था, सलाह देने का अधिकार था। उसके बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना, अध्यक्ष इसका लॉर्ड मैकाले था। और अब जो हमने इसके जस्ट 1813 में अभी पढ़ा ना कि जो व्यापार अंग्रेज आएंगे व्यापार करने या बसने, उनको लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी था, लेकिन अब इसमें उन लोगों को लाइसेंस जरूरी नहीं था, लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। बस ऐसे याद रखो, लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। देखो अगर कोरिलेट करते चलोगे पिछले वीडियो से या पिछले से, तो ये हमेशा याद होता जाएगा। अब देखो, अब इसमें लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। अब आपको अगर यहीं से स्टार्ट करोगे तो कैसे पता चलेगा कौन से लाइसेंस को खत्म कर दिया गया। अब पिछले में बताया गया लाइसेंस को लागू किया गया, 1833 में खत्म कर दिया गया। ठीक, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात केंद्रीकरण का प्रयास तो बता ही चुके हैं, गवर्नर ये भी हो चुका है। व्यापारिक अधिकार, हाँ, कंपनी का शेष व्यापारिक अधिकार समाप्त, व्यापारिक अधिकार समाप्त। इसका मतलब ये कि जो पिछले एक्ट में हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चाय व चीन के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त था 1833 में, अब उसको भी खत्म कर दिया गया। अब कोई भी कंपनी आए, कोई भी अंग्रेज आए, अब वो चाय का भी व्यापार कर सकते थे और चीन के साथ भी व्यापार कर सकते थे। और इसमें एक बात और, दास प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया, दास प्रथा को गैर कानूनी। ठीक, इसमें इस एक्ट में कहा गया है, लेकिन ये लागू लगभग 1843 में दास प्रथा का अंत होता है। ठीक है, मतलब अंग्रेज एक एक्ट लेके आते हैं, तो 1833 में इतनी बातें याद कर लो, बस इसके बाहर कुछ नहीं आएगा।
तो हमने क्या क्या पढ़ा, 1833 चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल का गवर्नर जनरल को, उसको बंगाल का गवर्नर जनरल था, उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहने जाने लगा। ठीक है, सबसे पहले कौन थे, सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल, सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें चौथे सदस्य की नियुक्ति की गई और विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में उसको मतदान का अधिकार नहीं था, सलाह देने का अधिकार था। और उसके बाद प्रथम विधि आयोग की स्थापना, जिसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले जी थे, और लाइसेंस को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, पिछले से कोरिलेट कर लीजिएगा इसको। ठीक, कंपनी का शेष व्यापारिक अधिकार समाप्त, अब दास प्रथा को गैर कानूनी करार दे दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।